हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के डिस्कशन में हम लोग वर्ड सिस्टम थ्योरी को समझने वाले हैं। सो पूरा लेक्चर वर्ड सिस्टम थ्योरी को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंड इजी वे पे हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। हम देखेंगे कि मॉडर्न थ्योरी क्या थी, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी क्या थी, देन डिपेंडेंसी थ्योरी क्या थी, देन फिर वर्ड सिस्टम थ्योरी आती है। तो इसमें क्या ये जो सिनारियो था वो क्या था, और वर्ड सिस्टम थ्योरी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कोर कंट्रीज़ क्या थी, राइट, पेरीफेरी कंट्रीज़ क्या हैं, सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ क्या हैं, और वॉलरस्टीन का इसमें क्या, इमैनुअल वॉलरस्टीन का इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर रहेगा। तो मैं लेक्चर को डिटेल में शुरू करूँ उससे पहले हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड आपको बहुत सारे लेक्चर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं मेरे साथ में। तो वर्ड सिस्टम थ्योरी की अगर हम बात करें तो एक तरीके का ये माइक्रो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जो बेसिकली एक्सप्लेन करता है कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी की डायनेमिक्स क्या है, क्या सिनेरियो हो, क्या स्ट्रक्चर है, ये जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी है ये कैसे काम करती है। ओके, और इसमें अगर इस अप्रोच को, इस पर्सपेक्टिव को डेवलपमेंट करने पे कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इमैनुअल वॉलरस्टीन का रहा है, जिन्होंने 1974 में एक अपना पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था द राइज एंड फ्यूचर डैमेज ऑफ द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। इसके बाद से 1976 में इमैनुअल वॉलरस्टीन ने एक बुक पब्लिश की द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम। कई बार इनका शॉर्ट नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये पूछा जाएगा द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम किसकी बुक है। ओके, दो की पूरा नाम इतना है बट आपको ये शॉर्ट नाम जरूर याद रखना है। इसके बाद से द राइज एंड फ्यूचर डैमेज ऑफ द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये ध्यान रखना है। ओके, सो अगर आप देखो तो इमैनुअल वॉलरस्टीन का लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन रहा है इस सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल थॉट को डेवलप करने में, और इनके इस कंट्रीब्यूशन ने बहुत सारे न्यूमरस रिएक्शंस को ट्रिगर करते हैं, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं इस एरिया में रिसर्च करने के लिए, काम करने के लिए, और इस आइडिया को फर्दर डेवलप करने में। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ा सा हम अगर बैकग्राउंड देखें तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का मानना ये था कि भाई जैसे जो डेवलपमेंट पैटर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में फॉलो हुआ है, जहां पर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया गया है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है। ओके, तो जो पैटर्न, जो इकोनॉमिक या जो डेवलपमेंट पैटर्न डेवलप्ड कंट्रीज या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में हुआ है, अगर वही सेम पैटर्न धीरे धीरे डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में रिफॉर्म किए जाते हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म किए जाते हैं, फ्री ट्रेड अडॉप्ट किया जाता है, तो वो क्या करेंगे, वो भी वो भी डेवलप्ड कैटेगरी में आ जाएंगे और वो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट बन जाएंगे। लेकिन ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिलता है। तो 1960s में एक डिपेंडेंसी थ्योरी आती है, जिन्होंने बेसिकली रिजेक्ट किया था, क्रिटिसाइज किया मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के पर्सपेक्टिव को कि भाई जो सिस्टम है ट्रेड का वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाली। डिपेंडेंसी थ्योरी पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हो IR की। इसके बाद से इसमें फिर कुछ जो प्रॉब्लम्स थी, तो आप देखोगे कि 1970s में एक डिफरेंट थ्योरी डेवलप होती है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम को एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पर किस तरीके का सिनेरियो है, क्यों इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बनी हुई है, क्यों कुछ स्टेट हैं जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, डेवलप्ड हैं, क्यों कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग स्टेज में हैं। तो इस वर्ड इनइक्वालिटी को या ट्रेड इनइक्वालिटी को समझने के लिए वर्ड सिस्टम थ्योरी दी गई, जो आपकी इमैनुअल वॉलरस्टीन है। तो जब हम ये वर्ड सिस्टम थ्योरी पढ़ेंगे तो इसमें कुछ टर्म्स आएंगे, मैं उन टर्म्स को पहले एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको वर्ड सिस्टम थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो वर्ड सिस्टम थ्योरी का मानना है कि जो होल वर्ल्ड है वो कुछ इस तरीके से इंटीग्रेटेड है। जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके 3 कैटेगरीज हैं।
एक कैटेगरी को कोर कंट्रीज बोलते हैं, दूसरी कैटेगरी को हम पेरीफेरी कंट्रीज बोलते हैं, और एक थर्ड कैटेगरीज है जो इन दोनों के बीच में है, वो सेमी पेरीफेरी कंट्री है। ओके, तो वर्ड सिस्टम थ्योरी में इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि जो कोर कंट्रीज है ना, दीज कंट्रीज, लेट मी चेंज द पेन कलर सो दैट, है ना, जस्ट वेट। ओके, तो इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि जो ये कोर कंट्रीज हैं, ये क्या हैं, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देखो, कोर कंट्रीज को ये हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, देन इधर आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, देन ये आपके जो यूरोपियन कंट्रीज हैं बहुत सारी, इधर जापान हो गया आपका। तो ये क्या है, कोर कंट्रीज हैं, हाईली डेवलप्ड, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं। और जो पेरीफेरी कंट्रीज हैं ना, ये पेरीफेरी कंट्रीज जो आपकी अभी क्या है, एक तरीके से अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। पेरीफेरी कंट्रीज में बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज आ जाएंगी यहाँ पर, देन बहुत सारे आपके ये मिडिल ईस्ट के कंट्रीज कुछ आ जाएंगे, देन आपके कुछ ये कंट्रीज आ जाएंगे, देन कुछ आपके लैटिन अमेरिका वाली कंट्रीज आ जाएंगी। ये कुछ एरिया का लोकेशन है। पेरीफेरी कंट्रीज की विशेषता क्या है, फीचर्स क्या है, कि भाई ये कोर कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ही लेस डेवलप्ड हैं, बहुत ही लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं। एक थर्ड कैटेगरी आती है सेमी पेरीफेरी कंट्रीज। सेमी पेरीफेरी कंट्रीज का मतलब ये है कि ये कंट्रीज इन कंट्रीज की अपेक्षा कम डेवलप्ड है, कम इंडस्ट्रियलाइज्ड है, लेकिन पेरीफेरी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है और ज़्यादा डेवलप्ड है। मतलब इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में है कि भाई पेरीफेरी की कुछ कंट्रीज, जैसे कि ब्रिक्स नेशन हो गए, ब्रिक्स नेशन में आपका इंडिया आ गया, देन चाइना आ गया आपका, इधर आपका साउथ अफ्रीका आ गया, देन इधर ब्राज़ील आ गया। तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो अपने आप में थोड़ा सा डेवलप किया है, इंडस्ट्रियलाइज्ड किया है, तो ये पुअर कंट्रीज से उठकर थोड़ा सा मिडिल कंट्रीज आ गई हैं। इन तीन कंट्रीज को हम समझें तो इन्हें कैसे समझ सकते हैं, अगर बहुत ही सिंपल टर्म में आपको समझना है तो ये हो गए आपके रिच कंट्रीज, ये हो गए पेरीफेरी वाले आपके पुअर कंट्रीज हो गए, और ये आपके हो गए मिडिल क्लास की तरह। जैसे जैसे होते हैं, एक रिच क्लास होती है, एक पुअर क्लास होती है, और इन दोनों के बीच में एक मिडिल क्लास होती है। ना तो वो रिच क्लास की तरीके इतनी रिच है, एडवांस है, और ना ही पुअर क्लास की तरह इतनी गरीब है। ओके, तो ये सेमी पेरीफेरी कंट्रीज कुछ इसी तरीके से हैं। यहाँ पे कंट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस मैप में आप देख सकते हो। ओके, तो अब हम वर्ड सिस्टम, ये टर्म आपको पता चल गया ना कि कोर कंट्रीज क्या हैं, पेरीफेरी कंट्रीज क्या हैं, सेमी पेरीफेरी कंट्रीज क्या हैं। अब वर्ड सिस्टम थ्योरी क्या है, ये वर्ड सिस्टम क्या है। तो इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी को आप एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम के मैनर में समझ सकते हो। एक वर्ड सिस्टम बना हुआ है इकोनॉमीज को, जिनको आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, कोर, पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी। डिस्कस कर चुके हैं हम, इसे समझ चुके हैं। फर्दर कहते हैं कि जो ये वर्ड सिस्टम है, करंट वर्ड सिस्टम है, जो ये 3 कैटेगरीज की कंट्रीज हैं, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है जिसमें पावर हायरार्की बनी हुई है बिटवीन द कोर एंड पेरीफेरी कंट्रीज, जिसमें जो पावरफुल एंड वेल्दी कोर कंट्रीज, जो अमीर देश हैं, जो रिच कंट्रीज हैं, जो पावरफुल हैं, वेल्दी हैं, ये सोसाइटीज़ डोमिनेट करती हैं एंड एक्सप्लॉइट करती हैं जो वीक एंड पुअर पेरिफेरल सोसाइटीज़ हैं। जो गरीब देश हैं, पुअर देश हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कोर कंट्रीज़ के द्वारा। ओके, अब यहाँ पर फर्दर इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि जो एडवांस्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर द कोर एंड लेस डेवलप्ड आर द इन द पेरीफेरी। सेमी पेरीफेरी आर दे आर द मिडिल कैटेगरी। ये इसको हम इस फिगर में समझ चुके हैं। ओके, यही यहाँ पर आपके वर्ड में एक्सप्लेन किया गया है। फर्दर इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि जो हेजेमोनिक पावर है, हेजेमोनिक पावर यहाँ पर कौन हो गई, जो रिच कंट्रीज हैं, जिनकी हेजेमनी है, जो जिनका डोमिनेंस है। हेजेमोनिक का मतलब सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे डोमिनेंस। ओके, तो ये जो डोमिनेंट पावर्स हैं, ये एक स्टेबल बैलेंस मेंटेन करती हैं और फ्री ट्रेड को इन्फोर्स करती हैं।
तब तक जब तक ये फ्री ट्रेड इनके फेवर में है। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जब ट्रम्प गवर्नमेंट आई थी तो आपने कुछ अमेरिका में लेकर कुछ स्लोगन सुने होंगे, जैसे अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, या ये लोग कह रहे थे कि भाई हम जो ये यूएसए है और ये मैक्सिको है इसके बीच में दीवार खड़ी कर देंगे, क्योंकि यहाँ से माइग्रेंट लोग आते हैं और हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा करते हैं। अमेरिकन फर्स्ट, हम जितने भी वीज़ा कैटेगरीज हैं उनको टफ बना देंगे ताकि जो बाहर के जो फॉरेनर लोग हैं इनके यहाँ पर ना आए और ये अपने लोगों को भला करें। तो इसके पहले तक तो अमेरिका फ्री ट्रेड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, राइट, कि भाई फ्री ट्रेड होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि दुनिया के लिए अच्छा है। तो इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि ये जो डोमिनेंट पावर है ये फ्री ट्रेड को तब तक इन्फोर्स करती हैं, सपोर्ट करती हैं जब तक ये इनके फेवर में है। अब यही फ्री ट्रेड दूसरे कुछ पेरीफेरी कंट्रीज को देख रहे हो कि कहाँ पर ला दिया है, सेमी पेरीफेरी कंट्रीज में ला दिया है, थोड़ा रिच बना दिया है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो कुछ कंट्रीज रिच हो गई हैं, थोड़ा ऊपर उठ के थोड़ा सा अमीर हो गई हैं पहले के कंपैरिजन में। तो अमेरिका को लग रहा है कि भाई फ्री ट्रेड तो इन पेरीफेरी कंट्रीज को फायदा पहुंचा रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है, ये तो भाई हमारे फायदे के लिए था। तो हम कह रहे हैं अमेरिका फर्स्ट, हम अपने बॉर्डर को ब्लॉक कर देंगे, हम वीज़ा प्रोसीजर्स को टाइट कर देंगे, ये सारी चीज़ें, गेटिंग इट। तो इस तरीके से ये अपनी स्टेटस क्यू को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं फर्दर कि जो ये हेजेमनी है ना ये टेम्पररी है, ये परमानेंट इन नेचर नहीं है, ओके, क्योंकि क्लास स्ट्रगल है। तो देखो जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है ये वर्ल्ड लेवल पर क्लास स्ट्रगल को डिफाइन करती है। क्लास स्ट्रगल क्या था? टू एंटागोनिस्टिक क्लासेस होना। जैसे कि मार्क्सिज्म में हमने पढ़ा था एक हैव्स क्लास थी, एक हैव्स नॉट क्लास थी। तो ये ग्लोबल सिस्टम देखें तो एक तरफ पुअर कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ आपकी रिच कंट्रीज हैं। ये टू एंटागोनिस्टिक क्लासेस हैं और ये पुअर कंट्रीज और रिच कंट्रीज के बीच में क्लास स्ट्रगल है। तो इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि जो ये हेजेमनी है रिच कंट्रीज की ये टेम्पररी है। क्यों टेम्पररी है? क्योंकि भाई जो ये पुअर कंट्रीज हैं ये कभी ना कभी तो इवॉल्व करेंगी, कभी ना कभी तो ये एनालाइज करेंगी कि भाई इनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और ये विरोध करेंगी, क्रांति करेंगी, या एक तरीके से जो ये एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी, ओके। या टेक्निकल एडवांटेज पुअर कंट्रीज को भी मिलेगा जब फ्री ट्रेड होगा। फ्लो ऑफ जो कैपिटल है, फ्लो ऑफ द लेबर है, फ्लो ऑफ द टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ द स्किल्स, जब चीज़ें होंगी तो ये पुअर कंट्रीज थोड़ा ऊपर उठेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, हेजेमनी हो सकता है कि ये एक तरीके से चेंज हो सकता है, रोटेट हो सकता है। अभी हम इसे फिर से अभी डिटेल में समझेंगे। तो इस पूरी थ्योरी से इमैनुअल वॉलस्टीन ने ये समझाया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी में ग्लोबल लेवल पे इनइक्वालिटी क्यों है, एक्सप्लॉइटेशन क्यों है। यहाँ पर कोर कंट्रीज जो रिच कंट्रीज हैं वो बेनिफिट उठाती हैं और किसकी कॉस्ट पे? जो पेरीफेरी एंड सेमी पेरीफेरी कंट्रीज हैं उनके एक्सपेंसेस में, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके। अब भाई आजकल देखो एक चीज़, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो भाई रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन किसने किया है? जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, जो कोर कंट्रीज हैं। अब आप कह रहे हो कि भाई हम बहुत सारे जो हमारे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रोटोकॉल हैं, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया और या पेरिस एग्रीमेंट हो गया, ये सारे एग्रीमेंट हम लाएंगे। अब सभी को अपना कार्बन एमिशन कम करना होगा। भाई आप तो ऑलरेडी पहले करके अपना डेवलपमेंट कर लिया। जो पुअर कंट्रीज हैं उनको कह रहे हो कि भाई कार्बन एमिशन मत करो। अगर वो कार्बन एमिशन नहीं करेंगे तो अपना डेवलपमेंट कैसे करेंगे? भाई पुअर कंट्रीज का सीधा सा मानना है कि भाई आप हमें फिर या तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दीजिए या तो आप हमें फाइनेंस कर दीजिए ताकि हम क्लीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें, ग्रीन एनर्जी को अडॉप्ट कर सकें। तो इन्हें पैसे भी नहीं देना है इन्हें, गेटिंग इट। तो ये एक अलग मुद्दा है खैर, लेकिन एक बात बताई जा रही है कि यहाँ किस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन चलता है, डोमिनेंस चलता है और किस तरीके से यहाँ पर जो ग्लोबल ट्रेड है वहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन एग्जिस्ट करता है। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरीके से जो कोर कंट्रीज़ हैं वो पेरिफेरल कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं। जो रिच कंट्रीज़ हैं वो पुअर कंट्रीज़ को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करती हैं, इनका शोषण करती हैं। नंबर 1, अनफेयर ट्रेड रूल। जो वर्ल्ड या ग्लोबल लेवल पे ट्रेड रूल्स हैं उनको अनफेयर तरीके से बनाया जाता है। अब जैसे WTO है,
WTO पे जो कहने को तो ठीक है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका डोमिनेंस है भाई यहाँ पर। तो जो ट्रेड रूल्स बनते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज को, जो कोर कंट्रीज हैं उनको फायदा पहुंचाते हैं। तो जो वर्ल्ड ट्रेड है इट इज़ नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सभी के लिए रूल्स बराबर नहीं है ना, जैसे कि रिच कोर कंट्रीज एंड पेरिफेरल कंट्रीज के लिए। बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर को देख सकते हैं। एग्रीकल्चर अफ्रीका का एक बिगेस्ट इकोनॉमिक सेक्टर है और अफ्रीका में ज़्यादातर कंट्रीज़ आपकी पेरिफेरी कंट्रीज़ में आती हैं, पुअर कंट्रीज़ में आती हैं। अब अफ्रीका के पास कैपेसिटी है कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड को प्रोड्यूस करे, क्योंकि अफ्रीका के पास बहुत सारी लैंड है, अफ्रीका के पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, एक तरीके से जो लेबर्स हैं सस्ता है, रॉ मटेरियल सस्ता है, तो अफ्रीका के पास ये कैपेसिटी है कि वो काफ़ी मात्रा में फूड को प्रोड्यूस करे और उसे यूरोप में, अमेरिका में एक्सपोर्ट करे। लेकिन जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, ये हर साल अपने किसानों को, अपने फार्मर्स को या अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इतना ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर अफ्रीका से कोई प्रोडक्ट आता है तो वो एक्सपेंसिव दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल अफ्रीका से गेहूँ आया, फॉर एग्जांपल 1 kg जो गेहूँ है वो उसकी 100 रुपीज़ कीमत है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, अफ्रीका से इंपोर्ट, अफ्रीका में अब यहाँ से जब इंपोर्ट किया जाएगा अफ्रीका से USA एंड ऑल में, तो इंपोर्ट ड्यूटी और एंड कस्टम ड्यूटी एंड बहुत तरीके के टैक्स लगाकर ये 100 रुपीज़ की जगह क्या हो जाएगा, 200 रुपीज़ का हो जाएगा। वहीं पर जो अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ हैं ये अपनी कंट्रीज़ को, अपने यहाँ के फार्मर्स को या फार्मर प्रोडक्ट्स को सब्सिडीज प्रोवाइड करेंगी, तो इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। अब इनके गेहूं की कीमत सब्सिडी के बाद में भी हो सकता है 50 रुपीज़ kg हो, या कुछ टैक्स लगेगा तो मान लीजिए वो जाके ओवरऑल 100 रुपीज़ kg का हो जाएगा। अब ये मार्केट में दोनों प्रोडक्ट पहुंचते हैं, तो अमेरिका का प्रोडक्ट 100 रुपीज़ kg गेहूं में है और अफ्रीका का जो गेहूं है वो 200 रुपीज़ kg में है, तो कौन सा एक्सपेंसिव है, 200। अब लोग कौन सा खरीदेंगे, स्वाभाविक सी बात है जो अफोर्डेबल होगा वो खरीदेंगे। ओके, दुनिया भर में चाइना के प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्यों मार्केट पे अपना कब्जा जमाया हुआ है, क्योंकि इनके प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं। चाइना आजकल इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, क्योंकि दुनिया भर की सप्लाई चेन में अपने अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को इतना ज़्यादा डंप कर चुका है कि उसकी बहुत इकोनॉमी उसकी जो है वो बूम कर रही है। तो अनफेयर ट्रेड रूल्स यहाँ पे समझ में आए कि किस तरीके से कोर कंट्रीज गेम खेलती हैं, किस तरीके से अनफेयर रूल्स बनाती हैं वर्ल्ड ट्रेड के। देन वेस्टर्न कारपोरेशन की बात की जाए, वेस्टर्न कारपोरेशन कई बार जो इकोनॉमिक पावर होती है उसको यूज़ करके अपने फेवर में निगोशिएट करते हैं ताकि वो टैक्स डील को अपने फेवर में कर सके, कहाँ पर, इन डेवलपिंग वर्ल्ड में, तो भी इनको फ़ायदा हो जाता है। लैंड ग्रैब जैसे फॉर एग्जांपल करेंटली ये इशू अफ्रीका में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पर जो वेस्टर्न गवर्नमेंट हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड या कोर कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ या कंपनी काफ़ी ज़्यादा लैंड खरीद रहे हैं अफ्रीका में। ओके, क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि भविष्य में हम इस पे प्लांटिंग करेंगे, फूड को हम इस पे कल्टीवेट करेंगे या बायोफ्यूल क्रॉप्स को हम कल्टीवेट कर सकते हैं और इसके बाद से वापस पे हम इन्हें वेस्टर्न मार्केट्स पे बेचेंगे और प्रॉफिट जनरेट करेंगे। क्योंकि भैया अफ्रीका के लोगों को पैसा चाहिए, उनके पास सिर्फ लैंड है तो वो सेल कर सकते हैं और हम उसे सस्ते दामों में खरीद लेंगे क्योंकि हमारे पास ह्यूज कैपिटल है, फिर हम उसमें अपना क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे और फिर उसको मार्केट में हम हाई प्राइस पे बेचेंगे। तो इस तरीके के सीन चल रहे हैं जिस तरीके से कोर कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने कैपिटल का, अपने पैसे का इस्तेमाल करके जो पेरिफेरल कंट्रीज हैं, सेमी पेरिफेरल कंट्रीज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, गेटिंग इट। तो आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे यहाँ पर कि ये एग्जांपल किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम क्या एग्जांपल इवन दे सकते हैं जब हम वर्ड सिस्टम थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, गेटिंग इट। कोई डाउट हो गया इसमें तो बताइएगा मुझे। अब WTO की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिनको लेकर आप देखोगे क्रिटिसिज्म चलता रहता है, जब हम WTO पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। ओके,
तो फर्दर इमैनुअल वॉलस्टीन कहते हैं कि जो ये उन्होंने ऑलरेडी बताया ना कि जो ये वर्ड सिस्टम है ना, ये जो कोर कंट्रीज, सेमी पेरिफेरी कंट्रीज एंड पेरिफेरी कंट्रीज, ये परमानेंट नहीं है, ये क्या है, ये टेम्पररी है। कंट्रीज अपवर्डली भी जा सकती हैं, डाउनवर्डली भी मूव कर सकती हैं। ओके, यहाँ पर जैसे कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो एक टाइम पे पेरिफेरल कंट्रीज हुआ करती थी और थोड़ा सा डेवलपमेंट करके वो मिडिल कैटेगरी में आ गई हैं और अब सेमी पेरिफेरल कंट्रीज बन गई हैं। ब्रिक्स कंट्रीज का आपको पता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड आपका एस से क्या था, साउथ अफ्रीका। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये था वर्ड सिस्टम थ्योरी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करती है वर्ड सिस्टम थ्योरी और किस तरीके से यहाँ पर जो ये कोर कंट्रीज हैं ये एक्सप्लॉयटेशन करती हैं पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरल कंट्रीज का। गेटिंग इट? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।